फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल परिवार से होती है जिसमें शादीशुदा जोड़ा जोश और रेचल मैक्सेल और उनका 6 साल का बेटा मैक्स शामिल हैं। वे अभी अभी अपने नए घर पहुंचे हैं और बहुत उत्साहित दिखते हैं। यह घर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है, जो उन्हें अधिक जगह और शांति प्रदान करता है जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। घर में व्यवस्थित होने के बाद जोश ने उत्साह से खुलासा किया कि वो बगीचे में एक गोल्फ कोर्स बनाने की योजना बना रहा है। दूसरी ओर रेचल आखिरकार सड़क की रोशनी के शोर और चकाचौंध के बिना सो पाने की खुशी व्यक्त करती है। पहली रात मैक्स नई जगह पर सोने से डरता है, इसलिए जोश उसे उसका पसंदीदा खिलौना देता है और उसे आश्वासन देता है कि कोई उसे चोट पहुंचाने नहीं आएगा। बेटे को सुलाने के बाद जोश अपनी पत्नी के साथ लिविंग रूम में शामिल होता है और वे घर की सजावट पर चर्चा करते हैं। यह जोड़ा वास्तव में संतुष्ट दिखता है और रेचल टिप्पणी करती है कि उसने जोश को इतने लंबे समय में इतना खुश नहीं देखा है। वे लिविंग रूम में ही प्यार करते हैं, लेकिन फिर खिड़की अप्रत्याशित रूप से टूट जाती है और एक कार का पहिया कमरे में आ गिरता है। दंपति ये देखकर सहम जाते हैं कि उनके सामने के लॉन पर एक कार एक पेड़ से टकरा गई है। अगली सुबह हम जोश को काम पर एक मीटिंग में देखते हैं, लेकिन वह उस खबर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है जिसमें बताया गया है कि पिछली रात उसके घर के बाहर हुए दुर्घटना में एक किशोर की मौत हो गई थी। काम से निकलने के बाद जोश अपने बेटे को और फिर अपनी पत्नी को, जो एक थेरेपिस्ट के रूप में काम करती है, लेने जाता है। घर के रास्ते में वो रेचल को पिछली रात की दुर्घटना के बारे में खबर दिखाता है, जिसमें खुलासा होता है कि किशोर ड्राइवर नशे में था। वो ये भी कबूल करता है कि पिछली रात घटना देखने के बाद शायद वह PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अनुभव कर रहा है और उसे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन रेचल दुर्घटना के बारे में बात करने से इनकार कर देती है, यह कहते हुए कि वो इसके बारे में सोचने से भी बहुत परेशान है। बाद में घर पर मैक्स खुशी खुशी बाहर लॉन में अपने खिलौनों से खेल रहा होता है, लेकिन रेचल ये जानकर असहज हो जाती है कि ये ठीक वही कोना है जहां कार टकराई थी और जल्दी से उसे वापस अंदर भेज देती है। जोश हालांकि चिंतित नहीं होता। बाद में जोश अपने लॉन की घास काट रहा होता है जब वो देखता है कि पिछली रात के पीड़ित का परिवार दुर्घटना स्थल पर फूल और एक क्रॉस लेकर पहुंचा है। जोश तुरंत गैरेज में छिप जाता है और चुपचाप शोक संतप्त परिवार को एक स्मारक बनाते हुए देखता है। उनके जाने के बाद जोश स्मारक के पास जाता है और पता चलता है कि मृतक का नाम काइल था। वो बेचारा लड़का सिर्फ 18 साल का था, जो जोश के दिल को दुख से भर देता है। यहाँ वो आसपास देखता है कि दुर्घटना का कारण क्या था और उसे मोड़ का एक तेज संकेत, शार्प कॉर्नर साइन दिखता है, जो मोटी पत्तियों के पीछे आंशिक रूप से छिपा हुआ है। अगले दिन हम जोश को काम पर देखते हैं। वो अभी भी दुर्घटना के बारे में सोच रहा है और सोशल मीडिया पर काइल की प्रोफाइल खोज रहा है। जब वो काइल के खुशनुमा वीलॉग देखता है और महसूस करता है कि लड़के का भविष्य कितनी अचानक कट गया, तो उसका दिल और भी टूट जाता है। फिर दृश्य मैक्सेल के गृह प्रवेश की पार्टी में बदल जाता है, जहाँ कई दोस्त और सहकर्मी इकट्ठा हुए हैं। हर कोई खुशी से बातचीत करता है और जोड़े को उनके नए अध्याय पर बधाई देता है। लेकिन जोश अचानक उनके लॉन पर हुए भीषण दुर्घटना के बारे में बात करना शुरू कर देता है। वो विस्तार से बताता है कि ड्राइवर की मौत कैसे हुई, जिससे हर कोई असहज हो जाता है। जोश बात जारी रखता है और खुलासा करता है कि काइल स्नातक होने वाला था और उसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी मिली थी। एक हैरान रेचल पूछती है कि उसे इतना कुछ कैसे पता, और जोश दावा करता है कि उसने ये शोक संदेश ओबिचुअरी में पढ़ा था। मेहमान बढ़ते तनाव को महसूस करते हैं और तुरंत विषय बदल देते हैं। उनके जाने के बाद रेचल गुस्से में अपने पति से कहती है कि उसे पहले दुर्घटना का उल्लेख नहीं करना चाहिए था, लेकिन जोश समझाता है कि चूंकि ऐसी दर्दनाक घटना ठीक उसके सामने हुई, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु था। रेचल जोर देती है कि उसे अपनी भावनाओं पर काम करने के लिए किसी थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए और अपने एक सहकर्मी पीटर का सुझाव देती है। वो आगे कहती है कि कहानी सुनाते समय वो अहंकारी लग रहा था, जैसे वो किसी की बदकिस्मती को भुना रहा हो। हालांकि जोश उसकी चिंताओं को बकवास कहकर खारिज कर देता है। अगले दिन जोश एक चेनशॉ उठाता है और सड़क के किनारे तेज मोड़ के संकेत बोर्ड की ओर जाता है। वह उसके चारों ओर की बढ़ी हुई शाखाओं को काट देता है, जिससे संकेत अगले दुर्घटना को रोकने में मदद करने के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई दिनों बाद जोश दुर्घटना से आगे बढ़ने और इसके बजाय अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करता है। वे एक मनोरंजन पार्क में दिन बिताते हैं और हर चीज से ब्रेक लेने की कोशिश करते हैं। उस शाम जब जोश मांस भून रहा होता है, ठीक तभी उसे यह सुनाई देता है। पता चलता है कि एक नई दुर्घटना हुई है जब एक वाहन दूसरे वाहन से हिंसक रूप से टकरा गया और एक कार तेजी से भाग जाती है। 911 पर कॉल करने के बाद एक चिंतित जोश दुर्घटनाग्रस्त कार की ओर भागता है और ड्राइवर को बुरी तरह घायल पाता है। वो आदमी को मदद आने तक होश में रखने की उम्मीद में उससे बात करना शुरू कर देता है, लेकिन वो आदमी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और दुखद रूप से अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देता है। ठीक उसी समय मृतक का फोन बजना शुरू हो जाता है और ये एलिसिया नाम की किसी व्यक्ति का कॉल होता है। अधिकारी भी आखिरकार आ जाते हैं। इसके बाद रेचल जोर देती है कि वे अब यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब अब के बेटे को डरा रही है। हालांकि जोश दुर्घटना से परेशान है और जोर देता है कि वो घायल आदमी को बचा सकता था, क्योंकि वो घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वो ये भी कहता है कि बाहर जाना एक अति प्रतिक्रिया, ओवर रिएक्शन है, और सुझाव देता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गार्डरेल लगवाने चाहिए।
अगले दिन अपने कार्यालय में जोश मृतक के फोन को अपने कंप्यूटर से जोड़ता है। वो तस्वीरों और वीडियो को देखता है और महसूस करता है कि उस आदमी को गोल्फ से गहरा प्यार था। कई दिनों बाद जोश उस आदमी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है। फिर वो एक परेशान एलिसिया के पास जाता है जो पीड़ित की बेटी निकलती है। इसलिए जोश दावा करता है कि उसके पिता उसके बारे में बहुत बात करते थे। जब एलिसिया पूछती है कि वो उसके पिता को कैसे जानता था, तो जोश दावा करता है कि वे एक गोल्फ कोर्स पर मिले थे। जान बचाने के लिए बेताब जोश एक प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड कक्षा में दाखिला लेता है, सीपीआर करना सीखता है। वो घर पर सीपीआर का अभ्यास करने के लिए एक डमी खरीदने का भी फैसला करता है। तब से वो प्राथमिक चिकित्सा में महारत हासिल करने में लग जाता है और अपनी काम की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। एक दिन जोश को उसके बॉस के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां उसे सूचित किया जाता है कि एक टीम सदस्य ने उसकी लापरवाही नेग्लिजेंस के बारे में शिकायत दर्ज की है। वह इस बार जोश को छोड़ देता है, लेकिन उसे अपनी टीम के साथ बंधन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। उस शाम रेचल अपने बेटे को नहला रही होती है जब वो उसके सिर पर गंजे धब्बे बॉल्ड पैचेस देखती है। चिंतित महिला पूछती है कि क्या वो अपने बाल खुद खींच रहा है और मैक्स स्वीकार करता है कि उसने ऐसा किया है। अगले दिन दंपति स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैक्स को एक मनोचिकित्सक के पास ले जाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर सुझाव देता है कि उनके घर के सामने बार बार होने वाली दुर्घटनाएं लड़के में तनाव और चिंता एंजाइटी पैदा कर रही होंगी। रेचल इससे सहमत है, लेकिन जोश तर्क देता है कि उनके बेटे ने वास्तव में किसी भी घटना को नहीं देखा और केवल शोर सुना। फिर वो कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ अधिक समय बिताने की पेशकश करता है, ये समझने की उम्मीद में कि उसे वास्तव में क्या परेशान कर रहा है। रेचल को उसकी नौकरी और पैसों की चिंता होती है, लेकिन जोश उसे आश्वासन देता है कि जरूरत पड़ने पर वो दूर से भी काम कर सकता है। अगले दृश्य में जोश काम छोड़ देता है और घर पर मैक्स के साथ समय बिताने का फैसला करता है, लेकिन वास्तव में अपने बेटे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो लगातार अपने कमरे में खिसकता रहता है और डमी पर सीपीआर का अभ्यास करता रहता है। जब रेचल घर लौटती है तो वो घोषणा करती है कि उसने मैक्स को ताइक्वांडो क्लास में नामांकित किया है, इस उम्मीद में कि ये उसकी चिंता को प्रबंधित करने में मदद करेगा। ये बात जोश को परेशान करती है, जो जोर देता है कि वो मैक्स के साथ वास्तविक प्रगति कर रहा था और नहीं चाहता कि कोई चीज इसमें हस्तक्षेप करे। लेकिन रेचल उसे खुले दिमाग ओपन माइंड रखने का आग्रह करती है। अगले दिन मैक्स अपनी ताइक्वांडो क्लास शुरू करता है और जोश उसके साथ जाने के लिए काम छोड़ देता है। घर के रास्ते में वो एक एम्बुलेंस को तेजी से गुजरते हुए देखता है, जो उसे तुरंत चिंतित कर देती है। पता चलता है कि ठीक उसके लॉन के तेज कोने पर एक और दुर्घटना हुई है, इस बार पहले से भी अधिक भीषण। जोश अपने बेटे से कार में रहने को कहता है और बाहर की ओर भागता है, जहां वो एक महिला को चिल्लाते हुए और अपने पति को बचाने की गुहार लगाते हुए देखता है। दमकल कर्मी तेजी से दुर्घटनाग्रस्त कार की आग बुझाते हैं और घायल आदमी को वाहन से बाहर निकालते हैं। जैसे ही वे प्राथमिक चिकित्सा देना शुरू करते हैं, जोश गहरी दिलचस्पी से देखता है। वो पीड़ित के बहुत करीब हो जाता है, जिससे पुलिस उसे पीछे हटने का आदेश देती है। कुछ देर बाद एक रिपोर्टर जोश के पास आता है और उसे वर्णन करने को कहता है कि उसने क्या देखा। जोश समझाता है कि हालांकि उस कोने पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये अब तक की सबसे बुरी है जो उसने देखी है। अचानक उसे याद आता है कि उसका बेटा अभी भी कार में है और उसे खोजने के लिए भागता है, लेकिन उसके सदमे के लिए मैक्स अंदर कहीं नहीं है और रेचल भी घर लौट आई है। दंपति हर जगह खोज करते हैं, लेकिन उन्हें अपना बेटा नहीं मिलता। अंत में उन्हें मैक्स चुपचाप खड़ा मिलता है, जो उत्सुकता से दुर्घटनाग्रस्त कार को देख रहा होता है। इस घटना के बाद जोश आखिरकार अपनी पत्नी के कड़े आग्रह पर पीटर के साथ थेरेपी में शामिल होता है। वहाँ वो पीटर के प्यारे गोल्डन रिट्रीवर नामक कुत्ते ड्रैक से मिलता है। जोश फिर सत्र के दौरान खुल जाता है, भीषण दुर्घटना के आघात को प्रकट करता है और ये भी कि मैक्स ने अंततः वो चीजें देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। वो कबूल करता है कि वो रेचल को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसने मैक्स को ताइक्वांडो के लिए साइन अप किया था। जोश का मानना है कि अगर ताइक्वांडो क्लास नहीं होती तो वो घर पर होता और घायल आदमी को बचा सकता था। कुछ दिनों बाद जोश आखिरकार काम पर लौटता है, केवल यह जानने के लिए कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकालने फायर का फैसला किया है, क्योंकि कंपनी को उसकी लापरवाही के कारण एक बड़ा ग्राहक खोना पड़ा है। जोश चिंतित हो जाता है और समझाता है कि वह कुछ व्यक्तिगत मुद्दों से निपट रहा था। हालांकि उसका बॉस अपना मन बदलने से इनकार कर देता है और स्वीकार करता है कि ये फैसला उसके लिए भी आसान नहीं था। उस शाम जोश अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता और ऐसे नाटक करता है जैसे सब कुछ सामान्य है। अगले दिन रेचल बताती है कि मैक्स का दोपहर में थेरेपी सत्र है और जोश उनके साथ जाने का फैसला करता है। माँ और बेटा के घर से निकलने के बाद जोश बाकी दिन सीपीआर डमी पर प्राथमिक चिकित्सा का अभ्यास करते हुए बिताता है। जब भी वो किसी वाहन को गुजरते हुए सुनता है तो वो चिंतित हो जाता है और कुछ होने की स्थिति में चौकन्ना रहता है। उसके पास और कुछ करने को नहीं होता तो वो ऑनलाइन कार दुर्घटनाओं के वीडियो देखना शुरू कर देता है। कुछ ही देर बाद एक गर्भवती जोड़ा घर के बाहर आकर रुकता है। जोश आगंतुकों का अभिवादन करता है और उनसे संक्षिप्त बातचीत करता है, लेकिन उन्हें अंदर आमंत्रित नहीं करता।
कुछ देर बाद जोश मैक्स के थेरेपी सत्र के लिए पहुंचता है और एक गुस्से में भरी रेचल अचानक खुलासा करती है कि उसने उसकी कार्यस्थल पर फोन किया था और पता चला कि वो अब वहां काम नहीं करता है। लेकिन जोश इसे टालने की कोशिश करता है, जबकि डॉक्टर उन्हें आश्वस्त करता है कि मैक्स में पीटीएसडी के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन चेतावनी देता है कि ये कभी कभी दर्दनाक घटना के महीनों बाद भी उभर सकता है। ठीक उसी समय रेचल को उनके रियल्टर की ओर से कॉल आता है और वो जवाब देने के लिए जल्दी से बहाना बनाकर निकल जाती है। फिर दृश्य उनके घर पर स्थानांतरित होता है, जहां एक गुस्से में भरी रेचल अपने और मैक्स के सामान की पैकिंग कर रही है। वो ये जानकर नाराज है कि जोश ने संभावित खरीदारों को दुर्घटनाओं की श्रृंखला के बारे में चेतावनी देकर डरा दिया था। वो इस बात से भी परेशान है कि उसने उसे नौकरी से निकाले जाने के बारे में सूचित नहीं किया। जोश उसे रोकने की कोशिश करता है, दावा करता है कि खरीदार गर्भवती थे और उसका सच छिपाने का विवेक नहीं था, लेकिन रेचल सुनने से इनकार कर देती है और स्थिति को और खराब करने के लिए उसे सीपीआर डमी मिल जाती है। वो सोचती है कि उसका पति एक पागल आदमी नट जॉब है जो वास्तव में चाहता था कि दुर्घटनाएं हों। अंत में रेचल मैक्स के साथ गुस्से में बाहर निकल जाती है, जोश को घर में पूरी तरह से अकेला छोड़कर। कुछ समय बाद जोश अपने वकील से मिलता है, जो खुलासा करता है कि रेचल ने तलाक के लिए अर्जी दी है और मैक्स तक उसकी पहुंच को सप्ताह में सिर्फ 2 घंटे तक सीमित कर दिया है। जोश कस्टडी के लिए लड़ना चाहता है, इसलिए वकील समझाता है कि सबसे पहले उसे अपना वर्तमान घर बेचना होगा और मैक्स के स्कूल के पास रहना होगा। मूल रूप से उसे अदालत में ये साबित करना होगा कि मैक्स की सुरक्षा और भलाई उसकी नंबर 1 चिंता है। ये सुनकर जोश सहमत हो जाता है और घर को बेचने की तैयारी शुरू कर देता है। जब वो मैक्स से मिलता है तो लड़का बताता है कि वो तलाक से कितना परेशान है और अपने पिता से दूर रहना कितना मुश्किल है। जोश वादा करता है कि एक बार जब घर बिक जाएगा तो वो पास में एक नई जगह ढूंढ लेगा और वे अपना सारा समय एक साथ बिता सकेंगे। लड़का उत्साहित हो जाता है और कहता है कि उसे ड्रेक जैसा कुत्ता चाहिए। ये सुनकर जोश को याद आता है कि ड्रेक उसके थेरेपिस्ट पीटर का कुत्ता है, जो वास्तव में रेचल का कॉलेज का दोस्त है। ये एहसास उनके बीच कुछ चल रहा है जिसकी ओर इशारा करता है, जो बेचारे आदमी को चिंतित कर देता है। इसके बाद वो रेचल से बात करता है, जो इस बात पर नाराज है कि वो तलाक का नतीजा जाने बिना मैक्स से वादे कर रहा है। जोश ये समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन रेचल स्पष्ट कर देती है कि उसका कस्टडी साझा करने का कोई इरादा नहीं है। वह मानती है कि ये पूरी स्थिति अस्वास्थ्यकर अनहेल्थी है और जोर देती है कि मैक्स को स्थिरता की जरूरत है, जो जोश फिलहाल प्रदान नहीं कर सकता। कठोर सच्चाई जोश को बहुत गहरा डंक मारती है। कॉल समाप्त करने के बाद जोश अपना सामान एक ट्रक में लादता है और हमेशा के लिए जाने की तैयारी करता है। जोर से बारिश हो रही है और एक समय पर वो बाहर फर्श पर फिसल जाता है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती। उसका दिमाग फिर एक संभावित दुर्घटना की चिंता में दौड़ता है और जब भी कोई वाहन गुजरता है तो वो सड़क पर नजर रखता है। वो यहाँ तक कि एक प्राथमिक चिकित्सा किट तैयार रखता है और पूरी रात खिड़की के पास रहता है, लेकिन दुर्घटना नहीं होती। एक समय पर जोश अधीर हो जाता है और अपने हाथों में मामलों को लेने की एक हताश इच्छा से अभिभूत हो जाता है। फिर वो जानबूझकर डामर पर होश से पानी छिड़कता है, जिससे सड़क अधिक फिसलन भरी और भी खतरनाक हो जाती है। लेकिन एक वाहन जल्द ही बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित रूप से गुजर जाता है, जो केवल उसकी निराशा को और गहरा करता है। कुछ कठोर भड़काने के लिए दृढ़ संकल्पित जोश एक चैनशॉ निकालता है और तेज मोड़ के साइन बोर्ड को काट देता है, इस उम्मीद में कि वो उस आपदा को शुरू कर देगा जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसके बाद जोश खिड़की के पास बेतरतीब ढंग से चलता रहता है, चुपचाप दुर्घटना की कामना करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। थकान जल्दी हावी हो जाती है और वो अंततः सो जाता है। और फिर आखिरकार उसकी बीमार इच्छा पूरी हो जाती है जब एक कार तेज मोड़ पर नियंत्रण खो देती है और उसके सामने के लॉन पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यह जोश के लिए चमकने का क्षण मोमेंट टू शाइन बन जाता है और वो तुरंत पीड़ित की मदद के लिए बाहर भागता है। वो एक महिला को मुश्किल से होश में देखता है और उससे बात करके उसे जीवित रखने की कोशिश करता है। जोश कुछ उपकरण भी पकड़ता है और बड़ी ताकत से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इस क्षण एक बस जो गुजर रही होती है अचानक रुक जाती है और कई लोग मदद के लिए दौड़ते हैं। जोश उनसे 911 पर कॉल करने का आग्रह करता है और एक तनावपूर्ण संघर्ष के बाद वो आखिरकार कार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और महिला को बाहर निकालता है। फिर वो एक पेशेवर प्रोफेशनल की तरह काम करता है और उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांस नहीं ले रही होती है। जोश उसे बचाने के लिए अपनी सारी कुशलता और ज्ञान लगा देता है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करता है ये निराशाजनक लगता है। यह महसूस करते हुए कि ये इतना आसान नहीं है, पश्चाताप में डूबा हुआ आदमी आंसुओं में टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसने शायद अभी एक निर्दोष महिला को मार डाला है। ठीक जब सारी उम्मीदें खो चुकी लगती हैं, तो महिला आखिरकार फिर से सांस लेना शुरू कर देती है, जिससे जोश को राहत की लहर मिलती है। डॉक्टर भी इस बिंदु पर आते हैं और उसके कार्यों की सराहना करते हैं। फिल्म के अंत में हम जोश के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान देखते हैं, क्योंकि वो आखिरकार वो नायक हीरो बन गया है जो वो हमेशा बनना चाहता था। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।